टकराएगा, इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। 552 ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, इस पे किसी सरकार का कोई जोर नहीं, लेकिन लोगों को उनके घरों से निकाल के सुरक्षित स्थान पे पहुंचाना सरकार की वहां की जिम्मेदारी है। क्योंकि वहां पे डबल इंजन की सरकार है तो जिम्मेदारी डबल हो जाती है कि किस तरीके से जल्दी वहां लोगों की जान माल की रक्षा की जाए। और इस तरह की चीजों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार समय रहते हुए सबको सुरक्षित स्थानों पे पहुंचा दे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी नागरिकों को प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार है। इस पर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए उसका ध्यान भी केंद्रित किया। कई दशक बीत गए ये बात सुनते हुए। सुप्रीम कोर्ट कभी गेंद फेंकता है दूसरी दिशा में, दूसरी सरकार की दिशा से कभी सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजें चलती आ रही, लेकिन कोई कारगर बात अब तक सामने नहीं आई है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली जो हमारी राजधानी है देश की, और राजधानी होने के नाते ये बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वहाँ पे पूरी दुनिया के तमाम सारे राजदूत रहते हैं और पूरी दुनिया में ये मैसेज जाता है कि भारत में पर्यावरण को सुधारने के लिए और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार ने क्या कठोर और बेहतरीन कदम उठाए। अब तक कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं देखने को मिला जिससे इस तरह की बात कही जाए। ऑड इवन जैसा एक नंबर चला कि हाँ उसके जरिए से ये हो जाएगा कि एक दिन इस नंबर की गाड़ियां चलेंगी, एक दिन इस नंबर की गाड़ियां, उससे मुझे नहीं लगता है निश्चय ही कोई कारगर कदम न पंजाब सरकार के द्वारा उठाया गया अब तक, ना हरियाणा सरकार के द्वारा और ना ही दिल्ली सरकार के द्वारा। इसलिए लगातार प्रदूषण बनता चला जा रहा है। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली में जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के लिए भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। देखिए, सभी चीजों पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है। नदियों को साफ करने के लिए राज्य सरकारों को मदद देना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। आप तो गंगा जी को साफ करने वाले राजनीतिक दल हो। माँ गंगा को साफ करने के लिए लाखों करोड़ रुपए मौजूदा सरकार ने खर्च कर दिए। आज तक माँ गंगा साफ नहीं हो पाई। आज तक देश की तमाम सारी नदियां साफ नहीं हो पाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में गोमती नदी को 24 किलोमीटर बेहतरीन तरीके से उसको बेहतरीन बना के साफ किया है और वो एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित किया जा सकता है। लेकिन पूरे देश में ऐसी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है जिससे जल प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को और इन सारी चीजों को बेहतर करने के लिए उपाय किए जाएं। वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इस बात को कहते हैं कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाएं जिससे कि प्रदूषण की कमी आए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था करें जिससे कि हमारा जल प्रदूषण रोका जा सके। सरकार का मैकेनिज्म फेल है। सर, दिल्ली ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह इस तथ्य से अवगत नहीं थे और न ही उन्हें इस बात की जानकारी थी कि पेड़ों को गिराने के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता थी। यह बात उन्होंने निर्माणाधीन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निर्माणाधीन परिसर में काटे गए पेड़ों के बारे में कही है। देखिए, अब उपराज्यपाल हैं और फिर भी अगर इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि उनको जानकारी नहीं है नियमों की, कानूनों की, तमाम सारी बातों की, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि इस तरह के कई प्रयास किए गए हैं। छत्तीसगढ़ का प्रयास जहां पेड़ काटे जा रहे हैं वहां के लोग आंदोलित हैं। लखनऊ में भी कई प्रयास किए गए। जब डिफेंस एक्सपो मनाया गया तब पेड़ काटने की बात आई, समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। तो राज्यपाल महोदय को क्यों नहीं पता? और प्रदूषण कैसे आप कंट्रोल करेंगे? अपनी वायु को कैसे बेहतर करेंगे? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को कौन खींचेगा? अरे भाजपा खींच लेगी या आरएसएस खींच लेगी? उसके लिए तो पेड़ ही चाहिए ना। ये अगर बहुत साधारण सी बात नहीं पता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात को भी नहीं पता है कि उनसे उनको आदेश लेना, अनुमति लेनी है, ये बात भी नहीं पता है, तो फिर तो मुझे नहीं लगता है, मुझे यही महसूस होता है कि ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए उपराज्यपाल बनते हैं और पैसा कमाने के लिए बनते हैं। इनको देश से, राष्ट्रवाद से, देश के नागरिकों से कोई सरोकार नहीं। सर, महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने अभी के लिए विवादास्पद सीटों से खुद को अलग रखने के लिए एक समझौता फॉर्मूले की घोषणा की है। राज्य की 288 विधानसभा सीटों में 255 के लिए सीट शेयरिंग की डील की घोषणा भी की गई है। और निश्चय ही मैं तो ये चाहूंगा कि महाविकास आघाड़ी
सारी सीटों पे तत्काल फैसला करके बीजेपी के सामने मजबूती से चुनाव लड़े, चूंकि बड़ी विकट परिस्थितियां हैं पूरे देश में। और अगर महाविकास अघाड़ी के तमाम सारे दल इस बात को लेकर, सीटों के फॉर्मूले को लेकर नई चीजें तय कर पाएंगे, तो ये बात तय है कि बीजेपी इसका लाभ उठा लेती है और रास्ता ऐसा होना चाहिए जिससे कि बीजेपी हारे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाराष्ट्र का जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें बड़े राजनीतिक दल हैं और बड़ी राजनीतिक सोच के साथ राजनीति करने वाले, चाहे आदरणीय शरद पवार जी हों, चाहे शिवसेना प्रमुख हों, कांग्रेस के लीडरान हों और वहां पे समाजवादी पार्टी हो, सभी लोग मिल बैठ के इस बात को जल्द से जल्द तय कर देंगे। और जहां कहीं अगर फ्रेंडली फाइट होने की बात हो, लेकिन जीत इंडिया गठबंधन की होनी चाहिए, वहां पे अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो उस पर भी बात हो जानी चाहिए। सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा है कि इंडिया ब्लॉक के सभी उम्मीदवार साइकिल के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव में 9 सीटों पर। निश्चय ही कि सीट नहीं जीत इम्पोर्टेंट है, ये बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए 3 सीटें लगातार छोड़ रखी थी। अगर उनके नेतृत्व ने इस बात को कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी इसका स्वागत करती है। हम अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे। हमारी असली लड़ाई 2027 की है, महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव की है, झारखंड की है और आने वाले समय में दिल्ली हो, बिहार हो, अन्य राज्यों के चुनाव की है। उपचुनाव बहुत मैटर नहीं करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बड़े दिल के साथ 9 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस को देने के लिए पूरी तरीके से बातें सामने रख दी थी। उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस क्यों नहीं लड़ी है, इसके पीछे इसकी जवाबदेही और इसकी तमाम तरीके से जो सवाल जवाब उठ रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस से ही सवाल पूछा जाना चाहिए। सर, कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। विपक्षी कांग्रेस ने लद्दाख थिएटर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ गश्त व्यवस्था और भारत और चीन के बीच समझौते के बारे में भी कई सवाल उठाए हैं। आजकल मोदी जी को देखा जा रहा है कि वो चीन के राष्ट्रपति के साथ गलवैयां करते नजर आ रहे हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई तल्ख नहीं, कोई कूटनीति नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं कि चीनी राष्ट्रपति को दबाया जा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।